हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भरपूर कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, जो वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है उसके बारे में। और जानेंगे कि इससे भारत को क्या नफा नुकसान हो सकते हैं। रूस के और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने से अमेरिका चीन को क्या फायदा हो सकता है, रूस को क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। आप जानते ही हैं कि आजकल हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। आज लगभग हर जगह इस युद्ध के बारे में चर्चा हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें रूस जैसा एक देश है जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय और इसके साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसमें भागीदार हैं। इसके अलावा अमेरिका का एक तरफा निर्णय लेने की प्रवृत्ति की वजह से भी इस युद्ध को हवा मिली है। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, इसके पीछे कौन था, इसके पीछे कौन कौन सी संस्थाएं थी, उन सब के बारे में जानेंगे। तो ये इसकी शुरुआत हुई सन 1917 से। जब 1917 तक दुनिया का सबसे बड़ा देश था यूएसएसआर या सोवियत संघ, जिसमें रसिया भी शामिल था। जिसमें रूस का आज का अगर रसिया देखें तो उसका 70% हिस्सा यूएसएसआर का था। सन 1917 में रूस में क्रांति हुई। उस समय के राजा थे या राष्ट्रपति निकोलस द्वितीय थे। इस क्रांति का नायक जो था लेनिन था। वो कहाँ था, वो जर्मनी में था। और जो जर्मनी से रूस में आया और क्रांति को अहम रोल निभाया उसने। रूस का संगठन या यूएसएसआर 1922 में हुई, जो दुनिया के नक्शे में सबसे बड़े देश के रूप में सामने आया। ठीक है। जिसमें रूस के साथ इतने अन्य देश थे, 15 छोटे छोटे देश थे जो पूरा मिलाकर यूएसएसआर बनाते थे, और जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। तो 1991 में रूस से अलग हो गया कौन, यूक्रेन। और अन्य छोटे छोटे देश भी वो धीरे धीरे अलग हुए, जिनमें आज क्या है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, यूक्रेन है, मालडोवा है, बेलारूस है और रूस खुद है। ये इतने सारे जो 15 देश हैं पूरे मिलके हैं जो यूएसएसआर का निर्माण करते थे। सन 1991 से 2014 तक का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2014 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो यूनुकेज रूस के समर्थक थे, जो यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होने देना चाह रहे थे। और अमेरिका क्या कर रहा था कि छोटे छोटे देशों को पहले यूरोपीय यूनियन में शामिल करता था, फिर नाटो का सदस्य बना लेता था। अब नाटो क्या है, नाटो के बारे में जान लेते हैं कि नाटो एक प्रकार का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल को 1949 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम में है या ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में 30 सदस्य हैं जो नाटो में शामिल हैं। इसमें अधिकतर क्या है, आर्थिक समृद्ध देश हैं, मतलब जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है वो देश इसमें नाटो में शामिल है। रूस को काउंटर करने के लिए नाटो के सदस्य बन रहे हैं, क्योंकि रूस जो है नाटो, अगर आप देखेंगे मैप में तो नाटो के देशों के सदस्यों के बीच में रूस अकेला एक ऐसा देश है जो सिर्फ नाटो नाटो देशों के बीच में आ गया है। तो उसको परेशान करने के लिए क्या किया अमेरिका, सबको क्या कर रहा है, छोटे छोटे देशों को नाटो में शामिल होने के लिए उकसा रहा है और उनको आर्थिक मदद भी करता है। अब नाटो के आर्टिकल 5 के अनुसार अगर देखा जाए तो नाटो में क्या है, नाटो में शामिल होने से फायदा क्या है, नाटो में शामिल देश किसी भी अन्य देश पर हमला कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अन्य देश किसी भी नाटो देश पर हमला करे तो सारे नाटो देश मिलकर उस हमला करने वाले देश पर हमला करने के लिए स्वतंत्र होंगे, क्योंकि यह एक सैन्य संगठन है जिससे इन देशों की सेना क्या है, इन देशों की सेना नाटो देशों में आ जाती है। और यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो किसी भी देश की सेना वहां आ सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका की सेना यूक्रेन में जा सकती थी। तो हुआ क्या कि अमेरिका नाटो में शामिल कर रहा था सभी को। यूक्रेन यूक्रेन एक समय रूस का हिस्सा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब पड़ोसी देश भी क्या है, और पड़ोसी देश भी हो गया है, क्योंकि रूस यूएसएसआर से ही टूट के बना है यूक्रेन और रूस। तो रूस ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर
यूक्रेन को नाटो और यूरोपीय यूनियन में सदस्य बनने से मना किया, क्योंकि वो काफी ताकतवर देश है, रूस ने इसलिए उसको बोला। हालांकि तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो यानुकोविच रूस के समर्थक थे, लेकिन यूक्रेन की जनता चाहती थी कि यूक्रेन जो है यूरोपीय यूनियन में शामिल हो। वहां की जनता ने राष्ट्रपति का विरोध कर दिया। कहा कि यूक्रेन की। तो क्या हुआ कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो कहाँ चले गए, रूस चले गए। उसके बाद यहाँ एक और सरकार का गठन हो गया जिसमें यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की हामी भर दी, जिससे क्या हुआ कि रूस पर अमेरिका जैसे देश से सुरक्षा का खतरा सामने आ गया। तब रूस ने यूक्रेन के निचले भाग क्रीमिया को कब्जे में लिया, जिसके जिससे क्या हुआ कि वो एजोव सागर है जो क्रीमिया और काला सागर के बीच में है, क्या है, क्रीमिया है, मतलब एजोव सागर और काला सागर के बीच में क्रीमिया है। तो क्या किया, पहले रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, फिर क्या किया कि क्रीमिया पे कब्जा हो गया तो उसका एजोव सागर पर भी कब्जा हो गया। जब ये घटना रूस मतलब अंजाम दी गई रूस के द्वारा, तब क्या हुआ, किसी भी देश ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, पूरी दुनिया देखती रह गई। साथ ही क्या हुआ कि काला सागर में रूसी नौसेना का आना जाना आसान हो गया, क्योंकि अब क्रीमिया पर रूस का कब्जा था। हुआ ये कि दुनिया के आर्थिक संपन्न देश जिन्हें G8 कहा जाता था, जैसे उनमें क्या क्या थे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, रूस, जापान और कनाडा शामिल थे। 2014 में रूस पर कुछ प्रतिबंध लगाकर, इसमें रूस भी शामिल था, जिस पर प्रतिबंध लगाकर उसको बाहर कर दिया। अब क्या बचा कि जब एक संगठन में से एक देश बाहर हुआ था, क्या कितने रह गए, 7, जिसमें क्या है, अब उसको क्या बोलते हैं, G7 बोलते हैं। तो इन G7 देशों ने एक पहले से आर्थिक शक्ति देश रूस पर प्रतिबंध लगाए जब ये क्रीमिया पे इसने कब्जा किया। इसके बाद सन 1915 में प्रिंस एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें यूक्रेन ने स्वीकार किया कि वह लड़ेंगे नहीं और ध्यान रखेंगे कि अमेरिका का प्रभाव रूस के पड़ोसी देशों पर ना पड़े। लेकिन 2017 में यूक्रेन ने अमेरिका के दबाव में आकर नाटो में शामिल होने की मंशा जताई। ठीक है, तो हुआ ये कि जब नाटो में शामिल होना चाहा किसने, यूक्रेन ने, तो रूस को थोड़ा सा क्या हुआ, रूस की सुरक्षा के लिए एक प्रकार का संकट उत्पन्न हो गया, जिसके मद्देनजर रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था और उसके बाद यूक्रेन के दो शहर कौन से, डोनेस्क और लुहांस्क में रूस ने विद्रोहियों को खड़ा कर दिया, अपने सैनिकों को वहां भेज दिया। फिर रूस ने इन दोनों को अलग देश की मान्यता दे दी। ठीक, अलग देश की मान्यता दे दी तो क्या हुआ, इन दोनों देशों में रूसी सेना तैनात कर दी गई। फिर क्या हुआ कि यूक्रेन ने उत्तर में बेलारूस में रूसी सेना पहले से ही, जो कि पहले से ही मौजूद थी, ताकि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन पर चौतरफा हमला किया जा सके। और इधर नाटो देशों की दम पर यूक्रेन रूस के लिए सुरक्षा समस्या उत्पन्न करने लगा। तो रूस ने यूक्रेन में हमला कर दिया। यहाँ यूएनओ ने कुछ नहीं किया, क्योंकि यूएनओ क्या है, अमेरिका की देखरेख में, यूएन के जितने भी संस्थान हैं वो सब किसके देखरेख में चलते हैं, अमेरिका की देखरेख में चलते हैं और अमेरिका का ही कहना मानते हैं अधिकतर। तो यूएनओ के आर्टिकल 7 के अनुसार कोई भी देश किसी भी देश पर हमला नहीं करेगा, ये यूएनओ के आर्टिकल 7 के अनुसार है। लेकिन यदि कोई देश टूटकर अलग स्वतंत्र देश बनना चाहता है तो वह स्वतंत्र रहता है, वो अपना खुद का एक देश बना सकता है। और यदि पड़ोसी देश परेशान करे तो, या देश में खतरा उत्पन्न करे, तो एक देश अन्य पड़ोसी देश से बचाव के लिए मदद कर सकता है। इसलिए रूस ने यूक्रेन के दो शहर कौन से थे, डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता प्रदान कर दी और दोनों देशों के राष्ट्रपति ने रूस से मदद लेने के लिए गुहार लगा दी, जिससे हुआ है कि रूसी सेना अब वहां पहुंच गई, कहां पर, डोनेस्क और लुहांस्क में, और यूक्रेन पर कूटनीतिक हमला कर दिया, जिससे रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। रूस क्या कह रहा है उसको, रूस ने क्या किया है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया है। और रूस ने क्या किया कि यूएनए के जो आर्टिकल 7 था उसका फायदा उठा लिया, क्योंकि ऐसा ही अमेरिका पहले कर चुका है। क्यों, अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान में किया ऐसा ही, अमेरिका ने इराक में भी किया, माली में भी किया, सीरिया में भी किया, लीबिया में भी किया, मिस्र में भी किया, वियतनाम में भी किया ऐसा ही, कोरिया में भी ऐसे किया था। और भारत भी चाहे तो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है अगर वो इस यूएन से आर्टिकल 7 का फायदा लेना चाहता है। तो उसमें बस इतना करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं अगर वो भारत सरकार को बोले
कि आप हमारी मदद करिए, हमें पाकिस्तान से अलग होना है या साफ भारत में शामिल होना है, तो भारत भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। जब रसिया यूक्रेन को समझा रहा था कि आप जो है अमेरिका के दबाव में मत आइए और अमेरिका के कहने में मत आइए, तो अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी CIA ने क्या किया कि एक खबर लगाई कि रूस जो है 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने वाला है। और ये खबर जो है रूस को पहले ही पता चल गई, और रूस ने क्या किया कि उस समय वो पीछे हट गया। इधर चाइना के आक्रमण पर रूस के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर क्या हुआ, चीन ने रूस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया इकाई के लिए ओलंपिक गार्डन पर, क्योंकि 20 फरवरी को ओलंपिक का समापन होना था। और उसी उसके पहले उद्घाटन के समय चीन के आमंत्रण पर क्या हुआ कि जो पुतिन साहब है वो कहाँ चले गए, चाइना चले गए, और वहां पर एक बयान दिया कि रूस जो है ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। चीन में 20 फरवरी को ओलंपिक का समापन हो गया। जब यूक्रेन USSR का हिस्सा था तब रूस ने वहां काफी विकास किया था, वहां सेना के हथियार बनाए जाते थे। 1991 में जब USSR से अलगाववाद हुआ तब यूक्रेन के पास तकरीबन 200 से ज्यादा परमाणु हथियार का जखीरा था, जिसे सन 1956 में NPT के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होता है, कि आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। कि समझौते के तहत यूक्रेन के सारे परमाणु हथियार किसको सौंप दिए, यूक्रेन ने रूस को सौंप दिए। फिर सारा मामला सन 1914 में गड़बड़ा गया, जब यूरोपीय यूनियन और नाटो के जरिए अमेरिका का हस्तक्षेप कहाँ हुआ, यूक्रेन यूक्रेन में हुआ। रूस की अर्थव्यवस्था अधिकतर गैस और पेट्रोलियम पर आधारित है। रूस गैस की सप्लाई यूरोपीय देशों को पाइपलाइन के जरिए करता है, और जो कहाँ से जाती है, पूरी पाइपलाइन जो है यूक्रेन के जरिए यूक्रेन से होकर जाती है। तो यूक्रेन ने क्या किया, नाटो के दबाव में आकर रूस से बोला कि हमें आप जो है सालाना $33 बिलियन देंगे। तो रूस ऐसा मान गया, लेकिन क्या हुआ कि यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन और नाटो का सदस्य बनना उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बार बार बोल रहा था कि हमें नाटो का सदस्य बनना है और यूरोपीय यूनियन में जाना है। और फिर इससे क्या हुआ, इससे परेशान हो गए, क्योंकि रूस को क्या हुआ, अब रूस के लिए सुरक्षा का खतरा हो रहा था, इसलिए उसने क्या किया कि यूक्रेन पर हमला कर दिया। और इसी बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहाँ पहुंच गए, रूस पहुंच गए आर्थिक मदद के लिए। और जब जब ये विद्रोह मतलब युद्ध होने लगा तो क्या हुआ कि पाकिस्तान में इसका असर देखने को मिला। न्यूज चैनल पे खबर आने लगी कि भाई वहां पे पाकिस्तान में एक सिलेंडर गैस सिलेंडर की कीमत 15,000 से 20,000 के बीच में पहुंच गई है। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि UN की बैठक में आप रूस के खिलाफ वोट करो। भारत UN का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य है, आपको पता होना चाहिए। भारत ने क्या किया, किसी भी तरह की ना हाँ भरी ना मना किया, ना ही हामी भरी। क्यों, क्योंकि रूस के किसी भी मामले में वो नहीं बोलना चाह रहा था। जिससे क्या हुआ, रूस ने ये खुशी जाहिर की कि भारत ने इस वॉर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही या और इसमें किसी भी तरह की हानि ना मना किया, ना ही हाँ भरी। हालांकि भारत के पास 4 संभावित विकल्प थे। पहला था कि रूसी हमले की वो निंदा करे, दूसरा था कि वो समर्थन कर दे, और तीसरा था कि चुप रहे लेकिन नाराजगी व्यक्त करे, और चौथा था कि वह कूटनीति का आह्वान करे। कूटनीति का आह्वान मतलब बातचीत से, रूस को बोले कि बातचीत से मामला सुलझा लो। यदि अब देखो, यदि भारत पहला विकल्प चुनता तो भारत को क्या होता, रूस के खिलाफ खड़ा कर देता। दूसरा विकल्प चुनता तो वो अमेरिका के खिलाफ, भारत को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर देता। तीसरा विकल्प चुनता तो रूस के हमले के समर्थन को का सीधे सीधे समर्थन हो जाता। और यदि वो चौथा विकल्प लेता है, क्या कि कूटनीति के विकल्प का आह्वान करता है, तो क्या हो जाएगा, भारत के लिए, भारत के हित के लिए कम से कम हानिकारक होगा। तो हुआ ये कि भारत ने कुछ भी नहीं बोला, वो एब्स्टेंट रहा। यूक्रेन के नागरिक भी रूस के सैनिकों का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला है कि नागरिकों से आप पेट्रोल बम बनाओ और रूसी सेना का हम सामने जमकर डटकर सामना करो, और जो नहीं लड़ सकते उनको बंकर में रहने की सलाह दी है। रूस ने अपनी सुरक्षा को लेकर यूक्रेन पर हमला किया था। आज सारी सेनाएं जो है यूक्रेन पर हमला कर रही हैं, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, सभी प्रकार की सेनाएं। यूक्रेन की मदद के लिए कोई भी देश अब आगे नहीं आ रहा है, जो भी आ रहे हैं तो बहुत
तेजी से आ रहा है। इससे एक बात सामने आ गई है कि जो संगठन है, नाटो है, यूएनओ है, ये सब क्या है, वो सब तमाशबीन बने हैं। क्योंकि इन सब की बागडोर किसके हाथ में है? अमेरिका के हाथों में रहती है। रूस ने मांगी कि यूक्रेन व नाटो लिखित में स्वीकार है कि वह यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेगा। रूस के पड़ोसी देशों में नाटो देशों की सेना को तुरंत हटाया जाए और अमेरिका के जो परमाणु हथियार जो यूरोप में है, उन्हें तुरंत के तुरंत हटा लिया जाए। आज आम जनमानस इस हमले से परेशान व दुखी है, जिसका असर रूस में रह रहे लोगों पर भी पड़ा और रूस में भी राष्ट्रपति पुतिन के लिए पुतिन के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। उनके खिलाफ उनके वॉर किया है यूक्रेन में, उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। साथ में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा। और अभी कल ही एक न्यूज आई थी कि कई देशों ने रूस की हवाई सेवाएं पूर्णतः बंद कर दी हैं। इस हमले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर देखने को मिल रहा है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखा जा सकता है। भारत में क्या हो गई है, अब महंगाई फिर से बढ़ने लगेगी। इससे क्या होगा कि पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर, क्योंकि ये वॉर होने के पहले, मतलब रूस हमला करने के पहले से ही अपना जो उसने अपनी अर्थव्यवस्था है उसको पहले ही मजबूत कर लिया था। अमेरिका ने रूस पर स्विफ्ट बैन लगा दिया। ये स्विफ्ट बैन क्या होता है? स्विफ्ट बैन मीन्स जैसे अपने यहाँ रुपए को ट्रांजेक्शन करने के लिए, बैंकों में ट्रांजेक्शन करने के लिए आईएफएससी कोड होता है, वैसे ही इंटरनेशनल बाजार में अगर आपको लेन देन करना है तो वहां पर स्विफ्ट चलता है, तो वहां पर भी उसको बैन कर दिया है। जिससे अब क्या होगा कि रूस जो है अपने ही देश में व्यापार करता है, मतलब कर सकता है अंदर ही अंदर। अब वो किसी अन्य देश से व्यापार नहीं कर पाएगा। अब हुआ ये कि भारत को अब इस हमले से कोई खतरा नहीं है देखा जाए तो, लेकिन होगा क्या कि इस वॉर से क्या होगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। भारत के प्रतिनिधि ने यूएनओ सभा में कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, क्योंकि भारत को खतरा किससे है? मेनली चीन से। एशिया में सबसे बड़ा भारत का दुश्मन कौन है? चीन है। और एशिया में रूस ही एक ऐसा देश है जो भारत का सामरिक और राजनीतिक मदद कर सकता है, क्योंकि चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स विस्तारवादी आक्रामकता के चलते भारत को काउंटर करना चाहता है, वो किसी भी न किसी से। क्योंकि चीन जो है एशिया में अपनी बढ़त बनाना चाह रहा है और उसकी बढ़त बनाने के लिए सबसे टक्कर कौन है? वो है इंडिया। क्योंकि रूस ने पहले ही साफ साफ स्पष्ट मना कर दिया है कि वो चीन का किसी भी तरह से विरोध नहीं करता है। और चीन और रूस जो है अभी रिसेंट में अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, क्योंकि जब भारत ने क्वाड संगठन विकसित किया अमेरिका जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो क्या हुआ, एक प्रकार से चीन के खिलाफ खड़े हुए थे ये लोग। तो अब क्या हुआ कि उसी समय चीन ने क्या किया, रसिया से हाथ मिला लिया। अब वो क्या रहा है कि अमेरिका ने भारत को सन 1971 में, अमेरिका भी कम नहीं है, अमेरिका के बारे में बताता हूँ कि अमेरिका ने 1971 में क्या हुआ था कि परमाणु बम से हमला करने की धमकी दी थी भारत को। क्यों? क्योंकि भारत ने और तब और उस समय रूस जो है अमेरिका को मतलब रूस आया था भारत को बचाने के लिए। जब भारत में अकाल पड़ा तो अमेरिका ने क्या किया कि भारत को घटिया गेहूं सप्लाई किए थे। यूएनओ में जब भी 2000 मतलब 370 और कश्मीर का मुद्दा जब उठता है तो सिर्फ रूस ही है जो भारत के पक्ष में बोलता है। आज रूस से भारत तकरीबन 80% हथियार का व्यापार करता है। और भी जैसे अभी रिसेंट में S-400 जो है उसने रसिया से लिया। सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है, वो रूस और इंडिया के कॉम्बिनेशन का एक परिणाम है जो मिसाइल बनी है। परमाणु पनडुब्बी हमने रूस ने दी है। जो INS विक्रमादित्य वो हमें रूस ने दिया है। भारत को रूस के साथ साथ अमेरिका से संबंध बनाए रखने हैं, इसलिए भारत ने क्या किया, यूएनओ में ना तो उसने हाँ ही किया और ना ही मना किया। इससे क्या हुआ कि वो अमेरिका के पास भी है और रूस के साथ भी है। आज अमेरिका व नाटो की वजह से दुनिया में समस्या उत्पन्न हो रही है। भारत का शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरा है। अब तक तकरीबन 10 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। दुनिया में अमेरिका, चीन और रूस ऐसे देश बन गए हैं कि इनकी वजह से किसी भी देश को कभी भी परेशानी में डाल सकते हैं।
और मैं एक लाइन से खत्म करना चाहूंगा कि अच्छी बाड़ें या अच्छी बाउंड्री क्या है, अच्छे पड़ोसी नहीं बनाते हैं। अर्थात पड़ोसी ही काम आते हैं, इसलिए पड़ोसी से संबंध बना के रखने में ही भलाई है और यूक्रेन को यह बात समझनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ। नमस्कार।